हेलो साथियों, सभी का स्वागत है अपने इस रेलवे के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे थे आपके मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। और आज का अपना हिस्ट्री का वैसे माने तो 20वां टॉपिक है और क्लास नंबर है 12। ठीक है, तो क्लास नंबर 12 या 13 हो सकती है, शायद क्लास नंबर 12 है और 20वां टॉपिक है। और वैसे बात करें मॉडर्न हिस्ट्री इसकी आपके मध्यकालीन इतिहास की, मिडाइवल हिस्ट्री की, तो इसका ये टॉपिक नंबर 3 है। तो चलिएगा, आज का अपना पहला क्वेश्चन आएगा 478वां। और इसके आगे एक टॉपिक आएगा, आप गैस करो कि कौन सा होगा, जिसमें लगभग 90 प्लस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 90 प्लस। चलिएगा, तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और इसमें आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे के जितने भी आपके एलपी टेक्नीशियन या जेई जिसके भी एग्ज़ाम हुए, सारों के सारे क्वेश्चन यहाँ पे है और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ के जानना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। तो ये कौन सी मस्जिद है? तो ये है कुवैत उल इस्लाम। कौन सी हो जाएगी? कुवैत उल इस्लाम। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आपके एनटीपीसी का ही सवाल था ये। कुतुब मीनार के पास स्थित कुवैत उल इस्लाम मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। इसका निर्माण मामलुक वंश, जिसे क्या बोलते हैं, गुलाम वंश भी बोलते हैं, के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से 1199 ईस्वी के मध्य करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये था आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम। और गुलाम वंश की स्थापना भी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, निम्न इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्मित करवाया था, जहाँ पे पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी वहाँ पे। तो ये बनवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और ये भी आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन था। चलिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो पहले प्रसिद्ध चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव द्वारा बनवाया गया। विग्रहराज चतुर्थ बोलो या बिसलदेव बोलो या विग्रहराज चतुर्थ बोलो, एक ही नाम है। एक संस्कृत मठ या सरस्वती मंदिर था। आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर बिसलदेव रचित हरि केली नाटक, यानी कि यहाँ से आपके एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरि केली नाटक किसने रचित किया या किसने लिखा था। तो ये लिखा था बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने। उसके दरबारी कवि सोमदेव कर्त, यानी कि बिसलदेव का जो दरबारी कवि था सोमदेव, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था? ललित विग्रहराज। तो उनकी पंक्तियाँ आज भी आपके इसमें 2.5 दिन के झोंपड़े में देखने को मिल जाएगी, इनकी दीवारों पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। ये झोंपड़ा जो विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत मठ बनवाया था, उसको तोड़ के बनवाया। ठीक है, और इस पर एक बिसलदेव रचित हरिकेली नाटक और सोमदेव द्वारा लिखित जो ललित विग्रहराज है, उनकी कुछ पंक्तियाँ अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है। इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत
हुआ था। तो ये हुआ था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी की स्टेज 1 का सवाल है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया और अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। यानी कि पहली मंजिल का निर्माण तो इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी, इन 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इन 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। फिर कुछ प्राकृतिक घटनाएं हुई जिसके कारण ये चौथी मंजिल है टूट गई। तो इस चौथी मंजिल का पुनः निर्माण है, इस चौथी मंजिल का जो पुनः निर्माण तो ये करवाया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। एक तो ये चौथी वापस बनवाई और इसके ऊपर एक 5वीं मस्जिद, एक 5वीं इमारत और बनाई। क्लियर? तो यह आपको याद होना चाहिए। अभी वर्तमान में कितनी है? 5 है इसके ऊपर। चलिएगा नेक्स्ट। यह आपके छोटे छोटे से टॉपिक है, लेकिन इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सामने है। ये कितने कब करवाया इनका निर्माण? 1368 में। यह मीनार लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। कैसे पत्थरों से? जो कुतुब मीनार है इसमें कैसे पत्थर लगे? लाल बलुआ पत्थर। क्योंकि ये आपके रेलवे कुछ भी पूछ सकता है, टीसीएस है वो आपके कुछ भी पूछ सकता है। दिल्ली स्थित ये मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार। ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। कौन सी? कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई है वो है 72.5 मीटर। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया? 1993 में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? ये भी आपके एनटीपीसी के सवाल हैं और लेटेस्ट है 2021 वाले। तो अभी मैंने आपको बताया कि देखो पहली मस्जिद है किसने स्टार्ट करवाई थी? तो ये आप बोलोगे कुतुबुद्दीन ने। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और फिर अगले की बात करें, ये टूट गई, फिर इसका जीर्णोद्धार और किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान में। कहाँ पे? अजमेर राजस्थान में। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया। ये वर्ष 1199 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर हुआ था। किसके स्थान पर? एक जो संस्कृत महाविद्यालय था यहाँ पे, इसके स्थान पर हुआ। 1192 में स्टार्ट करवाया, लेकिन पूरा कब हुआ? 1199 में ये पूरा बन के तैयार हो गया। चलिएगा, भारतीय इस्लामी शिल्प कला जो कुतुब मीनार और अल्लाह दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, यानी कि देखने को मिलती है, भारत के किस युग से संबंधित है? तो अभी हमने पढ़ा कि ये अल्लाह दरवाज़ा, कुतुब मीनार ये दिल्ली सल्तनत काल में बनवाया गया है। चलिएगा, और ये दिल्ली सल्तनत काल कब से कब तक का? 1206 से 1526। और इनका शासनकाल भी मैंने याद करवाया था आपको कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो आप ये मेरी वीडियो जाके देखना जब हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था तब की। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब भी आपसे पूछे 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया,
तो स्टार्ट करवाने वाला ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण नाम से ही पता चल रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अलाई दरवाज़ा, ए फॉर अलाई, ए फॉर अलाउद्दीन। सिरी का दरवाज़ा या सिरी का किला, सिरी का किला किसने बनाया? अलाउद्दीन ने। देखो वो आजकल गूगल पे बोलते ना हाई सिरी लॉक द फोन, ठीक है, तो वहाँ पे वो कैसे बोलते? लाउड स्पीकर में। कैसे बोलते? लाउड स्पीकर से। तो ऐसे याद रख लेना, सिरी लाउम। 1000 स्तंभों का महल भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अब देख लेना, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, कुतुब मीनार दिल्ली में, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में, सिरी का किला दिल्ली में, ठीक है। और नेक्स्ट आता आपके सामने शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाहें। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाहें हैं ये कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में है और इसका निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया। किसने करवाया? मोहम्मद तुगलक ने। सिकंदर लोदी का मकबरा। तो सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में। कहाँ पे? सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है और इसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया। सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में, और निर्माण इब्राहिम लोदी ने। चलिएगा, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। जो अभी हमने आपके सामने स्टार्ट किया था, जो चित्रकला थी आपके सल्तनत काल की, जो स्थापत्य कला थी, ये ठीक है। अब अपने विजयनगर बहमनी साम्राज्य है वो स्टार्ट होता है। चलिएगा, ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा ये भी नहीं है। तो हम आज 5 टॉपिक करेंगे, ठीक है। तीसरा कर लिया, चौथा करेंगे और 5वां। और कल हम मुग़ल काल स्टार्ट कर देंगे, उसमें लगभग 90+ क्वेश्चन होंगे, 100 के समथिंग। विजयनगर या बहमनी साम्राज्य। चलिएगा, इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन। हमें देखो टाइम तो बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय किससे? तो ये होंगे आपके तुलु वंश से। किससे? तुलु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये स्टेज 2 का सवाल है। चलिएगा, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। किसने की थी? नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना नरसिंह ने की और इन्होंने सालो वंश के नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की स्थापना की। तो नरसिंह ने किसकी हत्या की? नरेश इम्माडी की। नरेश इम्माडी नरसिंह की इसकी हत्या कर दी, जो कि सालो वंश का था। और यहाँ पे इनकी गद्दी पे क्या बैठ गया? खुद। और यहाँ पे किसकी स्थापना कर दी? विजयनगर साम्राज्य पर अपना अधिकार किया और तुलु वंश की स्थापना कर दी। कृष्णदेव राय अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना तथा सालू तिमा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। तो कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताने वाला कौन था? तो ये था बाबर। कौन था? बाबर। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे। कितने रहते थे? 8, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टदिग्गज। तो अगर आपसे पूछ ले कि अष्टदिग्गज किसे कहते हैं, तो ये होंगे आपके कृष्णदेव राय के दरबार में जो आपके 8 तेलुगु साहित्य के जो विद्वान रहते थे, उन्हें क्या बोला जाता है? अष्टदिग्गज। और इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। इनके जो शासनकाल का तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय को। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस धरोहर में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है?
तो ये है आपके हम्पी। किस पे? हम्पी की। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में है। हम्पी को 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली से निर्मित, तो जो हम्पी है उसमें कौन सी? द्रविड़ स्थापत्य कला। उनकी बड़े आयामों, पुष्प अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों तथा मूर्ति कला और पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। हम्पी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। तो भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय कौन सा है? हम्पी है। कौन सा है? हम्पी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिएगा, हम्पी भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय है। इसको 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। और हम्पी है वो आपके कर्नाटक में है, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर, बुक्का ने। नेक्स्ट, विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो ये आपको पता होगा, ये है हम्पी में। किसमें? हम्पी में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से कृष्ण देवराय के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर भगवान विट्ठल को समर्पित है। किसको? भगवान विट्ठल को समर्पित है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसको समर्पित है? तो विरूपाक्ष होगा आपके भगवान शिव को। किसको? भगवान शिव को। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में है। कहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है? वो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? हम्पी में। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिसे पंपापति नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पंपापति नाम से। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक विक्रमादित्य की पत्नी लोक महादेवी ने विक्रमादित्य की कांचीपुरम के पल्लव राजा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था और भगवान शिव को समर्पित है। और चालुक्य वंश का जो राजा हुआ था विक्रमादित्य, इसकी पत्नी है ना जो लोक महादेवी, इन्होंने करवाया था। क्यों करवाया? क्योंकि जो विक्रमादित्य ये कांचीपुर के जो पल्लव राजा है इनको हरा के आया था। यह द्रविड़ शैली को दर्शाता है। यह मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस वंश का राजवंश का संस्थापक था? तो ये था आपके संगम का। किसका? संगम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंशों, संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश व अराविडु वंश। ये थोड़े से नाम अगर आप नहीं पढ़े तो सुने भी नहीं होंगे। बुक्का प्रथम को संगम राजवंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जो बुक्का प्रथम है इसको तो किस राजवंश के? जो संगम राजवंश है इसका वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्लियर? हरिहर प्रथम के बाद सिंहासन पर बैठा। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठात्मक की उपाधि धारण की। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। सालु वंश का संस्थापक
सालू नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक है, वीर नरसिंह तथा अराविडु वंश का संस्थापक है तिरुमल। यहाँ ध्यान से सुनना, जो सालू वंश है इनका संस्थापक तो किससे बोलते हैं, सालू नरसिंह को। और तुलु वंश का संस्थापक है वो कौन है, वीर नरसिंह। और अराविडु वंश का जो संस्थापक है ये है तिरुमल। तो ये आपको तीनों संस्थापक याद रखने हैं। बुक्का प्रथम के शासनकाल में विजयनगर उत्तर में तुंगभद्रा घाटी से दक्षिण में तमिल तथा चेर राज्य को मिलाते हुए रामेश्वरम तक था। कहाँ तक था, रामेश्वरम तक। ज्ञात हो कि शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। तो जो कृष्णदेव राय है ये कौन से वंश से संबंधित है, ये है तुलु वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बेहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बेहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी आपके, देखो नाम से ही पता लग रहा है, बेहमनी यानी कि बेहमन शाह ने। किसने की थी, बेहमन शाह ने। अलाउद्दीन बेहमन शाह ने बेहमनी साम्राज्य की स्थापना की, उर्फ हसन गंगू। इसको हसन गंगू भी बोला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे आज बता दूँ कि आज हम 515 क्वेश्चन तक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप साथ में बने रहना, अभी 25 सवाल और बच्चे जो आपको देख के जाने। अगर हम ये अभी कर लेंगे तो कल हम अपना मुग़ल जो वंश है ये अच्छे से स्टार्ट कर लेंगे, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा, तो क्लास कैसी भी लगे लेकिन आपको पूरा साथ तक बने रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही छपेगा। एग्ज़ाम में कोई कहानियाँ वानियाँ नहीं छपने वाली। एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहोगे तो आपके जो एग्ज़ाम होगा तब तक तो आप सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह के नाम से, यानी कि कौन था, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, वह यूँ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था इनका एक सेनापति था जिसका नाम था हसन गंगू। क्या नाम था, हसन गंगू। इसने क्या किया, अपना नाम क्या रख लिया, पहले तो अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह। देखो ये नाम ही बेचारे का पहले ऐसे ही था, हसन गंगू, तो थोड़ा बुरा लग गया होगा किसने बोला, तो यहाँ पे इसने अपना नाम रख लिया अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह। इन्होंने 1347 ईस्वी में बेहमनी साम्राज्य की स्थापना की। तो हसन गंगू ने अपना नाम बदल लिया, अलाउद्दीन हसन बेहमन शाह रख दिया, और 1347 में बेहमनी राज्य की स्थापना कर दी। इसका असली नाम जफर खां था। क्या था, असली नाम जफर खां था। बेहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का निर्णय किया। तो बेहमन शाह पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा। देखो हसन गंगू ने अपना नाम बदलकर क्या दिलवा दिया, एहसान दिला दिया। क्या दिला दिया, एहसान दिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो अभी हम पढ़ के आए बेहमनी साम्राज्य की। किसकी, बेहमनी साम्राज्य की। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे। तो जो नरसिंह, वीर नरसिंह है ये तुलु वंश से, कौन से वंश से, तुलु वंश से। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलु वंश का प्रथम शासक वीर नरसिंह हुआ, जिसने 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। आंतरिक अशांति और सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में व्यतीत रहा। तो ये मतलब ज़्यादातर युद्ध ही करता रहा। 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका जो सौतेला भाई था कृष्णदेव राय, ये क्या बन गया, शासक बन गया। हम्पी किसकी राजधानी थी, तो
यह थी विजयनगर की, हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का ने की थी। यहाँ पर 4 वंश के शासकों संगम, सालू, तुलु, राविडू ने क्या किया था? शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे। कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर के ये थे सबसे प्रतापी शासक। और तुलु वंश के थे। तो जो कृष्णदेव राय थे वो कौन से वंश के थे? तो वो थे आपके तुलु वंश के। वर्तमान समय का खाली जगह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो ये अभी हम पढ़ गए हम्पी। तो यहाँ आपको पता लगा कुछ कि यहाँ सवाल पूछ रहा है तो हम्पी से ज़्यादा पूछ रहा है। किससे? हम्पी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। तो 16वीं में किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। किसने? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में शासन किया। 16वीं शताब्दी यानी कि 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया। कृष्णदेव राय तुलु राजवंश का प्रतापी शासक था। कृष्णदेव राय का वंश कौन सा था? तुलु वंश। इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया। तो डोमिंगो पायस कौन था? एक पुर्तगाल का यात्री था। कौन था? पुर्तगाल का यात्री। और ये विजयनगर कब आया था? ये आया था आपके जब कृष्णदेव राय क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा। तो अमुक्तमाल्यदा किसकी रचना है? ये है कृष्णदेव राय की। इम्पोर्टेंट है ये आप है ना, इसका जो डिटेल है इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें से 1-2 सवाल 100% छपेंगे। इसने तेलुगु में तो क्या लिखा? अमुक्तमाल्यदा। और संस्कृत में क्या लिखा? जो जाम्बवती कल्याणम है ये लिखा। तथा नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना की। तो नागलपुर नगर किसने बसाया था? ये भी कृष्णदेव राय ने बसाया। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहते हैं। किसका? 1 मिनट, यहाँ पे देखो। तो इनके शासनकाल को क्या बोलते हैं? क्लासिक युग। किस काल को? जो कृष्णदेव राय का काल है तेलुगु साहित्य का क्या कहलाता है? क्लासिक युग कहलाता है। क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय की जो आपके साम्राज्य के शासक थे वो विजयनगर के थे। किसके? विजयनगर साम्राज्य के। निम्नलिखित में किसने साहित्य अमुक्तमाल्यदा पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया? अभी मैंने आपको बताया श्री कृष्णदेव राय ने। अमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। किसका? भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिवान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध है। और देखो, पहली बात तो जो अष्टदिग्गज है ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। और ये कैसे कवि थे? तेलुगु साहित्य के कवि थे। और स्वयं कृष्णदेव राय भी आंध्रभोज के नाम से विख्यात है। तो आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट, अन्नमय्या मध्य युगीन काल के एक कवि या
गायक थे वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो बताओ इसका आंसर आंध्र प्रदेश। किसका? ए फॉर अन्नमय्या, ए फॉर आंध्र प्रदेश। अन्नमय्या या अन्नामाचार्य एक तेलुगु संत, कवि और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म बैसाख बुद्ध पूर्णिमा यानी कि 22 मई 1408 को भारत के आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की रचना की थी। क्लियर? देवरोय प्रथम के शासनकाल के दौरान, इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, देवरोय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोट्टी ने विजयनगर का दौरा कब किया? ये किया था 1420 में। देवरोय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोट्टी ने वर्ष 1420 में विजयनगर की यात्रा की। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोट्टी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोट्टी नामक पुस्तक लिखी। तो ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी कोट्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके निकोलो डी कोट्टी ने, अपने ही नाम पर लिखी थी। किस यात्रा के बाद में? तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा के बाद में लिखी। चलिएगा, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी? तो ये था आपके विजयनगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर है। क्या है? जीत का शहर। विजयनगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा। किसने? अब्दुल रज्जाक। और यह कथन इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक ने क्या लिखा कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा है, जो भी उसने देखे या सुने उसमें से। क्लियर? गोलकुंडा किला के दौरान, गोलकुंडा किला यानी कि कब बनवाया गया था, किस कारण बनवाया गया था? तो ये देखो यहाँ पे इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये सारे के सारे यहाँ पे गलत लग रहे हैं। एक बार चलेगा उत्तर चाहिए था, हाँ सारे के सारे गलत है। गोलकुंडा किले का निर्माण है वो वारंगल के राजा ने कच्चे किले के रूप में करवाया। किसने करवाया? वारंगल राजा ने। किसने? वारंगल राजा ने। बाद में ये बेहमनी राजाओं के हाथों में चला गया। किसके? बेहमनी राजाओं के। 1512 ईस्वी में ये कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण कुतुबशाही राजवंश को भी मानते। चलिएगा, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में? तो गोलकुंडा कहाँ पे? गोलकुंडा तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। देखो, जो गोलकुंड है, गोलकुंड है, वो किसका भरा है? तेल का भरा है। किसका? तेल का। तो तेल से तेलंगाना, कुंड से गोलकुंडा। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो ये थे आपके हरिहर फर्स्ट। हरिहर फर्स्ट। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक मध्यकालीन साम्राज्य था। कहाँ का था? दक्षिण भारत का, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य का प्रथम राजा बना। देखो, स्थापना तो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की, लेकिन जो राजा बनाया गया वो किसको बनाया गया? हरिहर प्रथम को। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में लगभग 310 वर्ष तक रहा। विजयनगर की राजधानी हम्पी के अवशेष आज भी कर्नाटक में स्थित है, जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व विरासत है। तो हम्पी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब वर्ल्ड हेरिटेज कितने? एक तो 43 और एक 15। तो टेंजिबल जिसको छुआ जा सकता है वो तो कितने? आपके 43, और इनटेंजिबल कितने? 15।
उस इंजीनियर का नाम बताइए, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। तो ये था कर्नल कोलिन मैकेंजी, कर्नल कोलिन मैकेंजी। चलेगा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब मात्र खंडरों के ही अवशेष के रूप में उपस्थित है। इन खंडरों को कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया। मैकेंजी ब्रिटिश इतिहासकार, सर्वेक्षण मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित कर दिया गया। चलिएगा, तो ये आज के 4 टॉपिक हुए। अब एक टॉपिक और कर लेते हैं, भक्ति और सूफी आंदोलन। देखो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्लास तो नो डाउट बोरिंग हो गई, लेकिन कुछ भी लगे आपको, कैसी भी लगे, अगर आपको सक्सेस बनी है तो आपको चाहे मज़ा आए या नहीं आए, आपको क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्लास आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। आप पढ़ो लेकिन राइट डायरेक्शन में पढ़ो। आप बहुत पढ़ते हो फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप सही चीज़ें सही टाइम पे नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो आपको सही टाइम पे सही चीज़ें पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट, विख्यात महिला। अब मात्र 15 मिनट का काम और है, 15 ही सवाल बच्चे, 15 या 10 या 11 सवाल बच्चे हैं। और विख्यात महिला कवियत्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की एक राजपूत राजकुमारी थी। तो कहाँ की राजकुमारी थी? ये राजस्थान की, जो राजस्थान में आपके मेरता पड़ता है, नागौर जिले में मेरता पड़ता है, यहाँ की राजकुमारी थी। चलिएगा, नेक्स्ट इसकी डिटेल देखो। विख्यात महिला और कवियत्री और भगवान कृष्ण की भगत मीराबाई का जन्म मेरता राजस्थान में, कहाँ पे? मेरता राजस्थान की चौकोरी यानी कि कुड़की गांव में 1498 में हुआ। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो पुत्र थे, जो भोजराज, इनके साथ हो गया। और विवाह के कुछ साल बाद ही इनके जो पति थे भोजराज, इनका क्या हो गया था? निधन। और ये घर बार छोड़ के कहाँ चलाए? वृंदावन चलाए बाद में। और कृष्ण में हो गई। संत रैदास की शिष्या थी, तो इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मीरा का मल्हार, फुटकर पद इत्यादि है। दास बोध मुख्य रूप से किसकी रचनाएं? तो ये है आपके, किसकी है बताऊं? ये है समर्थ रामदास की। ऑप्शन नंबर सी। दास बोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य कल्याण स्वामी को मौखिक रूप से सुनाया था। माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की, जिसमें 69 अध्याय, कितने? 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। तो रोगों के लिए कितने? 69 अध्याय। माधवाचार्य ने माधव निदान की रचना की, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने पर आधारित है। माधव निदान आयुर्वेद का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है और इसका मूल नाम रोग विनिश्चय है। क्या है? रोग विनिश्चय। नेक्स्ट, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, केरल। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय केरल में कोच्चि के निकट स्थित एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ये विश्वविद्यालय संस्कृत तथा अन्य भाषाओं की
पांडुलिपियों के प्रकाश एवं संरक्षण के लिए कार्य करता है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान का एक रूप है। तो ये किसका है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, विष्णु का। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकटचलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति पहाड़ी पर है। जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला है, इसकी जो तिरुपति पहाड़ी है यहाँ पर है। इस मंदिर को कलयुग का बैंकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का बैंकुट भी कहा जाता है। ये मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से सुसज्जित है। कौन सी? द्रविड़ वास्तुकला से। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान, कौन से भगवान की पूजा करते हैं? तो हंस। हंसते कौन रहते थे? कृष्ण भगवान और राधा। चलिएगा, नेक्स्ट है आपके इसकी डिटेल देखो। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें एक अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय को निम्बारक संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। निम्बारक, कुमार और सनकादि संप्रदाय, ये किससे बोला जाता है? हंस संप्रदाय को। ये संप्रदाय बैरागियों के चार संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। तो द्वैतवाद का सिद्धांत किसका है? हंस संप्रदाय का, जिसमें भेदवाद भी कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? भेदवाद। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये थी आपके मेड़ता की। कहाँ की? मेड़ता की राजकुमारी। लेकिन इनकी शादी हुई ना, अगर पूछ ले कहाँ की महारानी थी तो ये पूछे तो ये आप मेवाड़ बता सकते हो, लेकिन राजकुमारी कहाँ की थी? मेड़ता की थी। मीराबाई मेड़ता के महाराजा के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ था। कहाँ के? मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश था यहाँ पे हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराज भोजराज थे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली का जो कुड़की गांव है यहाँ पे हुआ था और मृत्यु 1546 में हो गई। ये 16वीं शताब्दी की एक कृष्ण भक्ति कवियत्री थे और इनके गुरु का नाम मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया था, गुरु रैदास था। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके रामानुजाचार्य। कौन? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा समस्त सद्गुणों का साकार रूप है। ये निर्गुण सच्चिदानंद नहीं है, वरन ये सत्यम, ज्ञानम और आनंदम का साकार रूप है। रामानुज ने सूत्रों पर भाष्य लिखा जिसे श्री भाष्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? तो ये है मियाँ मीर पंजाब से। किससे? पंजाब से। 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर पंजाब के लाहौर से संबंधित हैं। वे मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह के आध्यात्मिक प्रशिक्षक होने के कारण प्रसिद्ध है। मियाँ मीर ने गुरु अर्जुन देव के अनुरोध पर सिख तीर्थ हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी? मियाँ मीर। अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है?
तो ये है आपके किससे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 ही क्वेश्चन बच्चे, क्लास में अच्छे से बने रहना। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाहें अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सन 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए, मोहम्मद गौरी के साथ में 1192 में आए थे। इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का भी अपनाया, जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उसके प्रमुख सिद्धांत थे। चलिएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कबीर जी का जन्म हुआ था आपके, बताओ कहाँ पे, वाराणसी में या और कहीं पे, तो वाराणसी में। संत कबीर का जन्म 1440 में यूपी के वाराणसी के पास लहर तारा में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, कहानियाँ बनाते हैं। कबीर की वाणी का संकलन बीजक में हुआ है, किसमें, बीजक में, जिसमें साकी शब्द और रेमेनी संकलित है। साकी शब्द रेमेनी किसमें संकलित है, बीजक। कबीर दास की मृत्यु 1518 में हुई, कब हुई थी, 1518 में। एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया है, तो यह सिकरी से सलीम। शेख सलीम चिश्ती चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सिकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी नामक शहर की स्थापना की। फतेहपुर सिकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना गया। 1572 में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उसका मकबरा बनाया गया। चलिएगा नेक्स्ट, तो कल हम पढ़ेंगे मुगल काल। तो यहाँ मैं आपका 2 मिनट आपका टाइम लूँगा, तो थोड़ा सा आप पे जो बता रहा हूँ वो थोड़ी सी चीज़ें आप थोड़ी ध्यान से सुनना। देखो, आप ये क्लासेज मेरे साथ कर रहे हो, तो बच्चे 100% पूरी क्लास नहीं ले रहे। कोई 10 मिनट लेता है, कोई 15 मिनट लेता है, कोई 20 मिनट लेता है। ये मेरे को कैसे पता चलता है, ये अपने जो यूट्यूब का जो स्टूडियो है इसमें सारा पता चलता है। एवरेज वहाँ पे व्यू ड्यूरेशन आता है, मान लो 40 मिनट की क्लास है तो उसमें से 10 मिनट का आता है, यानी कि बच्चे पूरी क्लास नहीं देखते। तो अब क्लास नहीं देखने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेरे को वो कारण लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे ना तो कोई बातें करते हैं, ना तो कोई बात करते हैं, और बात करेंगे तो जो क्लास 1 घंटे की हो रही है वो कम से कम 3 घंटे की चली जाएगी, लेकिन आपका टाइम है कीमती। अब हम यहाँ पे सिर्फ कर रहे हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ हम कोई कहानियों से हम कोई चीज़ें नहीं पढ़ रहे, तो आपको क्लास बोरिंग भी लग सकती है। लेकिन ये आप एग्ज़ाम में तो बताओगे नहीं कि मेरे को क्लास बोरिंग लगी, मेरे नेट नहीं था, मेरे कुछ काम आ गया था, तो ये एग्ज़ाम में इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, आपको चाहे क्लास कैसी भी लगे, लेकिन कंटेंट है वो एकदम सॉलिड है, ठीक है। 100% इसमें से आपके छपेगा, तो आपको क्लास पूरी देखनी है, आप कैसे भी देखो, आपको बोरिंग लगे या कुछ भी लगे, आपको 100% क्लास देखनी, चाहे आप 2 की स्पीड से भी देखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो है इसको लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अपने स्टैटिक जीके की क्लासेज चलती है, जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल, कोई भी आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके क्लासेज चल रही है। तो आप स्टैटिक जीके की क्लास भी अभी स्टार्ट कर दो, बाद में साथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।